Dear TET aspirants, I welcome you back to my class on TET English syllabus. We started our endeavor yesterday to cover the syllabus in as much less time as possible. तो हमने कल syllabus revision की शुरुआत की है और अगर हम syllabus पर नज़र डालें तो 10 ऐसे different topics है जो TET में cover होते हैं. तो उन 10 topics को जितना आसानी से और जितना जल्दी कवर कर सकें ये कोशिश हमारी है इस सेशंस के थ्रू. आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes sir. Yes sir. Yes. और पीपीटी दिख रही है आपको? Yes sir. चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है और एक बहुत अच्छी अहम चीज़ हमने ये समझी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जनरली हम स्कूल में पढ़ते हैं जैसे एज अ वर्ड, उसमें और उसके यूसेज में सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, और वही फ़र्क को हमने कल समझने की कोशिश की है और किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में जब यूज़ होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये कोशिश हमने कल की है. तो आज के इसमें हम लोग है ना इंशाल्लाह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे हमारी गुफ्तगू जारी रखेंगे. कल हमने फ्रेजेस के बारे में सीखा है, 3 डिफरेंट फ्रेजेस के बारे में, नाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, राइट. तो आज हम क्लॉजेस से शुरुआत करेंगे हमारे गुफ्तगू की. जी हाँ, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जी हाँ, तो जैसे हमने कल फ्रेज के बारे में ये पढ़ा था कि फ्रेज एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राइट, और उसमें जो डोमिनेंट वर्ड होता है उसकी बेसिस पे उसके ग्रुप की आइडेंटिटी होती है. जैसे ए ब्लैक कार को हमने ये समझा कि उसमें कार चूंकि सबसे अहम है, इसलिए वो जो ग्रुप है 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल, उस ग्रुप को हम नाउन फ्रेज कहेंगे. इसी तरीके से वर्ब फ्रेज भी समझा और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी समझा था. यहाँ पर अगर आप क्लॉज को देखेंगे तो क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इस ग्रुप की खास बात ये होती है कि इस ग्रुप में उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. ये याद रखने का है. फ्रेज और वर्ब क्लॉज में डिफरेंस ये है कि क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो वर्ड्स होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है और एक वर्ब की तरह काम करता है, यानी उस ग्रुप में उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है. तो इसको हम कुछ मिसालों की तरह से समझने की कोशिश करेंगे. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, शायद आप देख पा रहे हो. जी, तो अगर आप यहाँ देखें ये पहले वाले एग्जाम्पल में, अली पास द एग्जाम बट हिज सिस्टर डिड नॉट. ये 2 टुकड़े हैं. अगर आप ऐसे ही नॉर्मली भी अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरे जुमले में 2 टुकड़े हैं. अली पास द एग्जाम बट हिज सिस्टर डिड नॉट. सर वॉइस नहीं आ रही. जी, अगर आपको आपके इंडिविजुअल किसी उसमें प्रॉब्लम है फोन में तो आप थोड़ा सा उसको है ना या तो हेडफोन इस्तेमाल कर लीजिए या रीजॉइन हो जाइए. ठीक है, तो इस जुमले में 2 टुकड़े हैं. देखिए ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है, राइट. तो इसको पढ़ने से भी ऐसे ही मामूली भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये 2 अलग अलग टुकड़े हैं. लेकिन अगर आप पहले वाले टुकड़े को देखेंगे, अली पास द एग्जाम, तो इसमें आपको वर्ब कहाँ नजर आ रहा है? पास नजर आ रहा है, राइट. ये V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है. और हिज सिस्टर डिड नॉट, राइट. इसमें क्या है? डिड जो है ये वर्ब का काम कर रहा है ना. तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रुप में वर्ब और सब्जेक्ट है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने की. तो पहले तो चूंकि मैं कल भी ये बताया कि चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, हमको वर्ब की शनाख्त करने में बहुत आसानी होती है, यानी हमको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती. तो हम पहले वर्ब आइडेंटिफाई कर लेंगे. इस टुकड़े में हमको वर्ब तो मिल चुका, पास्ट, और इसमें डिड मिल चुका है. अब देखना यह है कि इसमें सब्जेक्ट भी है या नहीं है. तो अली जो है ये सब्जेक्ट है, राइट. ये नाउन है और ये एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है. यहाँ पर जो सिस्टर है वो क्या है? वो भी नाउन है और वो भी है ना सब्जेक्ट का काम कर रही है. लेकिन इनफैक्ट एक्चुअली हम कल ये देखिए सब्जेक्ट में नाउन के अलावा नाउन फ्रेज भी आ सकता है, राइट. प्रीपोजिशन
प्रोनाउन और नाउन फ्रेज वगैरह भी आ सकता है। तो यहाँ पे हिज सिस्टर अगर हम देखेंगे तो ये नाउन फ्रेज है और ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब इस दोनों टुकड़ों में दो भी चीजें आपको मिल जाती है, सब्जेक्ट भी मिल जाता है और वर्ब भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से ये दो भी क्या है, ये दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, है नहीं। एज पर डेफिनेशन हमने ये चेक करने की कोशिश की कि क्या ये दो अलग अलग टुकड़े जो हैं ये क्लॉजेस है या नहीं है। तो पता ये चल रहा है कि दोनों में भी वर्ब और सब्जेक्ट है, इसलिए ये दोनों भी क्लॉजेस हैं। अब देखने वाली चीज ये है कि इसमें से कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लॉजेस में दो किस्म होती हैं, मेन और सबऑर्डिनेट, या जिसको हम है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस तरीके से भी कहते हैं। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, राइट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट कहते हैं। अगर आप ये दो टर्मिनोलॉजी अगर समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि फर्क क्यों है इन दोनों में। तो जहां तक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात है, मैं आपको याद दिला दूं कि अंग्रेजी में जो स्टैंडर्ड सेंटेंस है उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों होने से ही मतलब पूरा निकल के आता है, सेंस पूरा जो मिलता है वो ये तीन एलिमेंट होने की वजह से ही मिलता है। तो लिहाजा अगर आप पहले वाले टुकड़े में देखेंगे, अली पास द एग्जाम, राइट, सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको मिल चुका था अली और पास में, और बचा क्या था, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में दी एग्जाम जो है वो नाउन फ्रेज, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये इसमें पूरे तीन एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं। ये तीन एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले टुकड़े में है। अब अगर आप सेकंड वाला टुकड़ा देखेंगे, हिज सिस्टर डिड नॉट, राइट, तो हिज सिस्टर जो है सब्जेक्ट है, ये तो हमको पता चल गया। डिड जो है वो वर्ब है, पता चल गया, राइट। ये जो नॉट है वो क्या है, निगेटिव बनाने का तरीका है इंग्लिश में। तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसी के साथ रहेगा, राइट, वर्ब के साथ ही रहेगा। तो ये इसके बाद और एक चीज आनी चाहिए थी, वो ऑब्जेक्ट है, वो मिसिंग है यहाँ पर, राइट। अगर आप उसको समझना चाह रहे हैं कि वो कैसे मिसिंग है, तो आप पहले वाला मत पढ़िए, जस्ट रिमेनिंग वाला पार्ट पढ़िए। हिज सिस्टर डिड नॉट, हिज सिस्टर डिड नॉट व्हाट, एक सवाल बनता है ना कि क्या नहीं किया, तो वो जो व्हाट है वो मिसिंग है, तो वही ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो जिस क्लॉज में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वो है डिपेंडेंट, उसको किसी ना किसी की जरूरत है, विच मीन्स ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और जिस क्लॉज में पूरे तीन एलिमेंट हो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपको ये बात समझ में आ चुकी है? जी सर। हाँ, तो सिंपल सी बात है, क्लॉज में दो चीजें अहम हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। और वो क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट भी हो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जिस क्लॉज में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं। इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी जब हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे या फिर और दूसरी चीजें पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिए। अब सेकंड वाले एग्जांपल में भी देखिए, आई नो दैट शी लाइक्स आइसक्रीम। तो शी लाइक्स में सब्जेक्ट शी है, लाइक्स वर्ब है, और आइसक्रीम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई नो जो है, आई जो है सब्जेक्ट है, नो जो है वर्ब है, और ये दैट जो है वो तो कनेक्टर है, राइट, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और आई लाइक, शी लाइक्स आइसक्रीम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसके आगे ये दो मेन फर्क है, उसके अलावा भी है ना, जैसे फ्रेजेस में नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज हमने पढ़ा है, वैसे ही है ना क्लॉजेस में भी है ना अकसाम है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। तो हम नाउन क्लॉजेस को लेते हैं। पहला, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही टोल्ड मी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही टोल्ड मी। अब इसको आप देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्लॉज है नहीं है, ये तो पहले हम देख लेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है, डोंट जो है वो वर्ब है, राइट, अंडरस्टैंड जो है क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। अब उसके बाद वाला देखिए, व्हाट तो खैर कनेक्टर है, ही टोल्ड मी, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दो भी हमको मिल रहा है। पहले वाले में भी सब्जेक्ट वर्ब मिला, सेकंड वाले में मिला, तो इसका मतलब ये कि इसमें दोनों में क्या है, दोनों में भी
सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब है। हाँ तीनों एलिमेंट। हाँ, तो लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड के बाद वाला टुकड़ा देखेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड व्हाट, ये चीज की जरूरत है नहीं है। तो क्या अंडरस्टैंड नहीं करे आप, ये एक सवाल उसमें से बन रहा है। तो समझने के लिए ये है कि ये बाकी जो वाला है, व्हाट ही टोल्ड मी, ये इधर डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। हाँ, तो ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज को डिफाइन करने में हेल्प करेगा, वो क्या रहेगा? नॉन क्लॉज रहेगा। ठीक, ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, तो वो क्या रहेगा? नाउन क्लॉज रहेगा। व्हाट ही टोल्ड मी, वो अंडरस्टैंड को फुलफिल कर रहा है या पूरा कर रहा है, मुकम्मिल कर रहा है। अब व्हाट, सर राइट? एक डाउट था सर, जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट क्लॉज और नाउन क्लॉज? सबऑर्डिनेट, देखिए मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में फर्क ये है कि दोनों में एक में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जी नहीं सर, सबऑर्डिनेट क्लॉज और नाउन क्लॉज को किस तरह से पहचानना? अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखिए ये जो जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ, नाउन क्लॉज हो या आपको है ना प्रीपोजिशनल, सॉरी एडवर्बियल क्लॉज हो, राइट, ये सब है ना सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में आते हैं। थ्री टाइप्स हैं। हाँ, ये पूरे जितने टाइप्स है, नाउन है, इसके आगे आप मैं आपको बताऊंगा, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये जो है ना, ये पूरे तीन भी है ना। अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट, क्लॉजेस में मेन और सबऑर्डिनेट है, और सबऑर्डिनेट में नाउन है, राइट, एडजेक्टिव है, और थर्ड वाला जो है वो है एडवर्ब। तो तीन भी जो है सबऑर्डिनेट रहेंगे। क्यों? ये दूसरों को फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। ओके। सो अब यहाँ देखिए आप, एडजेक्टिव क्लास में भी है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ओके, तो अब ये सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, पहले वाला आप स्ट्राइक कर दीजिए। द केक दैट शी बॉट वाज टेस्टी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये दैट शी बॉट जो है, शी, दैट शी बॉट का जो टुकड़ा है, ये जो क्लॉज है, ये किसको फुलफिल कर रहा है? ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर रहा है? केक को, केक को कर रहा है। तो हम ये जनरल चीज पढ़े थे कि एडजेक्टिव जो है वो सिफत है, और वो है ना नाउन की तरफ इशारा करती है, नाउन को है ना डिफाइन करने में, नाउन की है ना खुसूसियत को बताने में हेल्प करती है। तो ये जो दैट शी बॉट है, वो है ना केक की तरफ है, केक की खुसूसियत की तरह काम कर रही है, राइट। द केक वॉज टेस्टी, ये तो एक आसानी से बन जाता, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो बीच में आया है, दैट शी बॉट, कौन सा केक? कोई आम केक नहीं, वो वाला जो खरीदा गया था, तो उसमें थोड़ी एक सिफत ऐड हो रही है। तो इस टाइप का जो क्लॉज होगा, वो क्लॉज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसमें एडजेक्टिव क्लॉज जनरली, इस एडजेक्टिव क्लॉज से है ना, टेट में इससे पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक है ना डिफाइनिंग होता है और एक नॉन डिफाइनिंग होता है। ये सवाल जनरली आता है कि व्हाट इज, विच वन इज डिफाइनिंग एंड विच वन इज नॉट डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज को अगर आप समझना चाह रहे हैं, तो आई आस्क्ड माय ब्रदर, एग्जांपल देखिए, हु लिव्स इन हैदराबाद। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, हु लिव्स इन हैदराबाद, ये किसे डिफाइन कर रहा है? किसकी किसकी इसमें खुसूसियत ऐड कर रहा है? भाई की, ब्रदर भाई की, ब्रदर। माय ब्रदर में कर रहा है। तो सिमिलरली, अब इसी चीज को हमें थोड़ा सा अलग अंदाज में होगा। देखिए, माय ब्रदर हु लिव्स इन हैदराबाद इज ए टीचर। अब ये भी है ना, ब्रदर ही को कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये डायरेक्ट तरीके से कर रहा है, तो इसको है ना डिफाइनिंग कहेंगे, और ये जो है इनडायरेक्ट तरीके से कर रहा है, और उसका इंडिकेशन जो है ये कॉमा है। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में फर्क ये है
कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में ये 2 कॉमा एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक, जी सर। तो अब हम आते हैं एडवर्बियल क्लॉजेस में। ये इसको भी आप समझिए। माय मदर फॉलोज मी वेरेवर आई गो। माय मदर फॉलोज मी वेरेवर आई गो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, और यहाँ पर माय मदर जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, फॉलोज जो है वर्ब है, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अब आप देखिए वेरेवर आई गो, जहां भी मैं जाता हूं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब ये जो जहां भी मैं जाता हूं, ये किसकी तरफ इशारा है, ये किसको है ना मॉडिफाई कर रहा है, ये पहले वाले वर्ब को सर। राइट, हाँ, किसको कर रहा है, मदर को कर रहा है या फॉलोज को कर रहा है या मुझे कर रहा है, मी को कर रहा है, फॉलोज को सर। फॉलोज को कर रहा है। तो एडवर्ब की खास बात ये है कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो वेरेवर आई गो जो है वो फॉलोज को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वो एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि उसके अंदर उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। सेकंड वाला एग्जांपल ऐसे ही आप देख लीजिए, रेशमा इज नॉट कमिंग टुडे एज शी इज इल। अब यहाँ पे नॉट कमिंग जो है ना, राइट, सॉरी, इज नॉट कमिंग जो है वो इसकी तरफ ये आपको है ना रीजनिंग की तरह काम कर रहा है कि क्यों नहीं आ रहे, नहीं आने की वजह ये बता रहा है, ये पर्टिकुलर वन ऑफ क्लॉज। तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगा। तो हम लोग जो बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े थे कि एडजेक्टिव जो है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है, ये एडजेक्टिव नाउन को है ना एक खुसूसियत की तरह काम करता है, चाहे वो सिंगल वर्ड की तरह हो या ग्रुप की तरह हो। एज ए फ्रेज भी वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, एज ए क्लॉज भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो एज ए क्लॉज एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो जी सर। हाँ, तो आपको याद जो रखना है वो रोल को याद रखना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव एज ए वर्ड भी हो सकता है, एडजेक्टिव एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड में उन्हें एज ए फ्रेज भी काम कर सकता है, एज ए क्लॉज भी काम कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली उसका रोल वही है, तीनों भी इसमें रोल वही है। ठीक, ओके सर। ओके। और एक और चीज हम यहाँ नोटिस करें हैं क्लॉजेस में, वो ये है कि 2 डिफरेंट अगर क्लॉजेस हो, चाहे वो 2 डिपेंडेंट क्लॉज हो या 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट हो, उसमें बीच में कनेक्टर है, राइट, जैसे वेरेवर है, व्हाट है, दैट है, राइट। इस टाइप के बहुत सारे कंजंक्शंस है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक, चलिए, तो एक और चीज जो एग्जाम में अमूमन पूछी जाती है वो कंडीशनल क्लॉजेस है। कंडीशनल क्लॉजेस 4 किस्म के हैं इंग्लिश में, उसमें आपको मैं अभी यहाँ समझा देता हूँ 4। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे आप, तो पहला वाला एग्जांपल है, देखिए, इफ यू रीड द बुक यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू रीड द बुक यू अंडरस्टैंड इट। अब आपको ये कर सकता है वो कि यहाँ पर पहले वाला टुकड़ा दे दिया और सेकंड वाले में एक ब्लैंक देके पूछे कि यहाँ क्या आएगा। ठीक, या पहले वाले में ब्लैंक, पहले वाले वर्ब के पास कुछ ब्लैंक दे दिया, ये देके सेकंड वाला देके पूछा कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको करेक्ट करने के लिए है ना, इसका स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। क्या है, इफ यू रीड द बुक यू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर अगर V1 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, V1 आएगा। तो पहले वाला अगर टाइप है कंडीशनल, और सेकंड वाला अगर कंडीशनल टाइप है, तो उसमें आप देखिए, इफ यू प्रिपेयर वेल यू विल पास द एग्जाम। यहाँ पर V1 है तो यहाँ विल प्लस V1 है, राइट, है ना, विल प्लस V1 है। तो इस टाइप का कंडीशन भी आ सकता है। यू आपको ये पूछ सकता है कि यू विल पास द एग्जाम, और आपको पहले वाले में है ना ब्लैंक दे दे, तो यहाँ पर क्या आएगा, V1 ही आएगा।
आर यू फॉलोइंग मी? आपको समझ में आ रहा है? जी यस सर। हाँ, यस सर। और थर्ड वाला जो है, जी हाँ, तो थर्ड सर वाला फिर से बोलिए कंडीशनल, ना एक बार। देखिए इंग्लिश में है ना 4 कंडीशनल क्लॉजेस हैं। पहले वाले में है ना, ये जनरल फैक्ट्स और ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है, पहले वाला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, इफ यू रीड द बुक यू अंडरस्टैंड इट। तो इसमें हार्मनी ये है कि दोनों जो वर्ब है वो पहले फॉर्म के हैं, V1 है, राइट। सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला जो कंडीशनल क्लॉज है, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी क्या है कि पहले वाला पार्ट में V1 है तो सेकंड वाले पार्ट में भी V1 ही है, लेकिन चूंकि फ्यूचर की बात है तो उसमें विल एक्स्ट्रा है। तो आपको अगर एग्जाम में पहले वाला पार्ट दे दिया जाए, इफ यू प्रिपेयर वेल, एंड सेकंड वाले में यू डैश 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 द एग्जाम, तो आपको क्या करना है, विल पास, विल के साथ V1 वाला फॉर्म इस्तेमाल करना है। आपको आ रहा है समझ में? जी सर आया सर। जी सर। तो ये अब आया। जी हाँ, तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है वो ये है, इफ शी गेट अ जॉब, इफ शी गॉट अ जॉब शी वुड बाय ए हाउस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, V2 है। सर सेकंड वाले में अगर V1 आए तो सेकंड सेंटेंस में विल पास की जगह पास भी रहे तो वो भी लिख सकते क्या V1? हाँ, अगर उन्होंने सिर्फ आपको ऑप्शन में पास दिया है तो इसका मतलब वो आपको सेकंड वाले स्ट्रक्चर में टेस्ट नहीं कर रहा है, पहले वाले स्ट्रक्चर में टेस्ट कर रहा है। अगर दोनों दिए तो दोनों यूजुअली नहीं देता, पास और विल पास। नहीं, दोनों जनरली नहीं देता उन्हें, क्योंकि ये 2 अगर दिया तो वो तो फिर वो उसका जो की देगा, तो की में फिर 2 भी करेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैसा अगर रखेगा तो 2 भी आ जाएंगे ना, 2 भी राइट हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज भी करेक्ट हो सकते हैं। तो जस्ट विल पास भी पहले करेक्ट हो सेंटेंस सकता है, में भी विल आ भी। सकता सर? जी, पहले वाले में नहीं, पहले वाले सेंटेंस में भी आ सकता क्या? नहीं, आप नहीं, वैसा नहीं होगा वो। जी आप क्या समझिए कि इफ यू रीड द बुक यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू जी। प्रिपेयर वेल यू विल पास द एग्जाम। जी तो आपको ये सेकंड वाला पार्ट देके पहले वाला पार्ट भी पूछ सकता है। जी तो अगर सेकंड वाला पार्ट दिया, समझिए यू अंडरस्टैंड इट, तो अंडरस्टैंड चूंकि V1 है तो आपको जी। फर्स्ट वाले पार्ट में भी V1 वाला ही वर्ब आएगा, ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट, अब सेकंड वाले एग्जांपल में सेकंड वाला पार्ट दे दिया, विल पास द एग्जांपल पे, और फर्स्ट जी। वाले पार्ट में आपको है ना इफ यू के बाद डैश दिया, तब भी आपको जी। वहां पर V1 वाला ही वर्ब इस्तेमाल होगा, ये याद रखें। ओके सर। ठीक, अब थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, इफ शी गॉट ए जॉब शी वुड बाय ए हाउस। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है ना, तो उसको आप बयान करने के लिए ये कंडीशनल क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए वर्ब जो है वो V2 फॉर्म में है ना। गॉट अ जॉब, हाँ, गॉट जो है वो V2 फॉर्म में है, तो सेकंड वाले पार्ट में वुड के साथ V1 आएगा, राइट, वुड के साथ V1 आएगा। ये आपको ये पेयरिंग याद रखना है। ठीक, तो इफ शी गॉट ए जॉब शी वुड बाई अ हाउस, तो आपको है ना वुड बाई दे देके आपको पूछेगा ये इफ शी डैश ए जॉब, तो आपको वहां पर क्या आना है, V2 वाला फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो ऑप्शन में देगा वो इस्तेमाल करना, यूज करना है। और अगर मिसाल के तौर पर इफ शी गॉट ए जॉब बोल के दे दिया, देके शी डैश डैश ए हाउस बोल के दिया, तो जिसमें वुड के साथ V1 वाला आ रहा है कॉम्बिनेशन, वो आपको क्या करना है, यूज करना है। वुड प्लस V1 का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपको चेक करना है। कब करना है, जब पहले वाले पार्ट में V2 है, ये याद रखना है कंपल्सरी। ठीक, ओके अब फोर्थ वाला जो कंडीशनल क्लॉज है उसको अगर हम देखें, इफ दे हैड प्लेड वेल इंडिया वुड हैव वॉन, तो यहाँ पर क्या है, हैड है, और ये हैड प्लस V3 है ना, हैड प्लस V3। अगर फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस V3 है तो नेक्स्ट वाले पार्ट में वुड प्लस हैव प्लस V3, राइट। तो दोनों में V3 है, एक
इसमें हैड है तो इसमें हैव हो जा रहा और वुड एक्स्ट्रा है। ये अगर आप याद रखें तो आपके 4 के 4 है ना कंडीशनल क्लॉजेस के, जो भी आपको पूछेगा आपके राइट जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, स्ट्रक्चर याद रखना है बस। हाँ स्ट्रक्चर ही वो टेस्ट एक्चुअली स्ट्रक्चर ही में करता है आपको। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है उसमें यही चीज आपकी टेस्ट करता है। ठीक, ओके सर। चलिए तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके सर एक मर्तबा हाँ। फोर्थ वन और एक मर्तबा बोलिए ना सर। जी, फोर्थ वन सर। फोर्थ वन में देखिए जी सर। ये कंडीशनल क्लॉजेस में दो पार्ट है। हर चारों का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है राइट, और जिसको मैंने रेड में रखा है, और दूसरा पार्ट है। तो पहले वाला पार्ट जो है वो सब में है ना इफ कंडीशन है, इफ के साथ वो क्लॉज बन रहा है। उसमें अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले वाले इसमें रीड है, सेकंड वाले में सॉरी पहले वाले में V1 है, सेकंड वाले में भी V1 है वर्ब, थर्ड वाले में V2 है, फोर्थ वाले में V3 है। ठीक, जी सर। हाँ तो अगर V1 वाले के साथ उन्हें दिया है इफ का क्लॉज राइट, तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसमें भी V1 ही वर्ब आएगा, ये याद रखने की चीज है। और सेकंड वाले में अगर उन्हें पहले वाले में V1 ही दिया है तो सेकंड वाले में भी V1 ही आएगा। अगर विल के साथ दिया है तो वो विल के साथ अपन उस ऑप्शन को टिक कर लेना है। या फिर सेकंड वाला पार्ट दिया आपको V1 वाले इसके साथ, तो फर्स्ट वाले पार्ट में V1 ही आएगा। ठीक, लेकिन बाकी के जो दो है, ये जो दो है उसमें देखिए आप शी वुड बाय, वुड वाला अगर आपको दिया है उसके साथ V1 है तो पहले वाले में V2 आएगा। ये सिंपल तरीके से आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा राइट। या मैं पूरा क्लियर करके आपको जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर देता हूँ ताकि सर आपको फर्स्ट सेंटेंस में V1 आया तो नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में भी V1 आता। हाँ ये असल याद हाँ। रखने की चीज यही है। सेकंड फर्स्ट वाले सेंटेंस सेंटेंस नहीं बोलेंगे अगर हम, फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट में पार्ट V2 बोलेंगे। आया, अच्छा फर्स्ट पार्ट में V2 आया अगर, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी V2 आएगा। एग्जैक्टली तो आप देखिए हाँ। ये एक चीज याद रखने का है, यहाँ जी। अगर V1 है तो यहाँ जी। पर भी V1 V1 है, आएगा। पहली चीज। दूसरी जी। चीज अगर यहाँ V1 है तो सेकंड जी। वाले में भी V1 रहेगा। V1 आएगा। अगर प्लस विल दिया है तो विल भी रहेगा। जी। ठीक है, क्योंकि V1 फ्यूचर पॉसिबिलिटी का है जी। राइट। अब ये दो तो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट जी। टेंस वाले है, लेकिन ये दो जो है इसमें देखिए पास्ट वाले हैं। ये तो इसमें जी। गॉट है V2, लेकिन इसमें क्या है V1 है लेकिन वुड के साथ है। अच्छा ऐसा भी आ सकता। हाँ V2 के साथ सेकंड सेंटेंस में V1 भी आएगा सेकंड हाँ, पार्ट में। तो आपको पूछा इसलिए इस तरीके से भी जा सकता है कि इफ शी गॉट ए जॉब शी डैश डैश ए हाउस, तो आपको वुड बाय देना है। वुड जिसमें ऑप्शन है वो देखना है, फिर उसके साथ उसके बाजू का है ना V1 वाला वर्ब है नहीं वो देखना है। फोर्थ वाला जो एग्जांपल है उसमें ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट राइट, तो इसमें ये V3 है ऐड के साथ, तो उसके जो पेयरिंग रहेगी वो वुड हैव रहेगी प्लस V3। ये V3 दोनों में है राइट, वुड हैव। तो एक हम क्या करना, एक एग्जांपल याद कर लेना, तो एक एग्जांपल तो स्ट्रक्चर अपने जहन में बन जाता है। इफ दे हैड प्लेड वेल इंडिया वुड हैव वॉन, इफ दे हैड प्लेड वेल इंडिया वुड हैव वॉन, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, उस हिसाब से आप दूसरा कोई भी सेंटेंस आपको देगा तो आप उसको चेक कर ले सकते हैं आसानी से। ओके तो हम सर। थोड़ा आगे जाएंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैं चाह रहा था, लेकिन आई थिंक ये पिछली स्लाइड से थोड़ा काफी हो चुका है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है ना बेसिकली वो एडजेक्टिव की बेस पे होता है राइट। जी सर। जैसे गुड है राइट, बेटर बेस्ट। बेटर है, बेस्ट है, तो ये एडजेक्टिव की बेसिस पे होता है, ये आप जान सकते हैं राइट। तो वो तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा देख लेंगे आज। चलिए तो आज टेंसेस भी देख लेंगे हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से। टेंसेस को मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ, तो आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। टेंसेस जैसे हम जानते हैं वो टाइम को इंडिकेट करते हैं राइट। किसी भी लैंग्वेज में टेंसेस जो है वो टाइम को इंडिकेट करने के लिए
इस्तेमाल होते हैं। अब वो इंग्लिश में ख़ास बात ये है कि टाइम जो है उसको इंडिकेट करने के लिए वर्ब बहुत रोल प्ले करता है। ठीक, अब आप देखिए ये प्रेजेंट है आपका, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। जब भी आप बात करते हैं एज ए मुतकल्लिम, एज ए स्पीकर, आप कहाँ खड़े हुए होते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट में खड़े हुए हैं, है ना। अब जब यहाँ खड़े हुए हैं आप, मिसाल के तौर पर आप अगर इधर पलट के बात कर रहे हैं, यानी पीछे जो चीज हो चुकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पास्ट है। अब अंग्रेजी के जो टेंसेस है वो टोटल 12 है। उर्दू में कितने हैं वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 12 है। तो वो 12 जो है वो 3 टाइम जोन में डिवाइडेड है। पास्ट के 4 हैं, प्रेजेंट के 4 है और फ्यूचर के 4 है। इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि हम जो डेली गुफ्तगू करते हैं या हमारी ज़िंदगी में जितनी भी गुफ्तगू होती है उसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो पास्ट के मुतालिक होता है। हम जो बात करते हैं वो अक्सर जो बात होती है वो माजी के मुतालिक होती है, थोड़ी बात प्रेजेंट के मुतालिक होती है और बहुत कम है ना फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हमारी लैंग्वेज अच्छी होनी है तो हमको हमारा पास बराबर करने की ज़रूरत है, यानी पास के बारे में बात जो की जा सकती है उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। अब एक और चीज़ है कि ये जो 12 टेंसेस है उसमें 2 है ना, उसको 2 कैटेगरीज कर सकते हैं। थोड़े सिंपल रहते हैं, थोड़े परफेक्ट होते हैं, यानी 6 जो है वो सिंपल टेंसेस है, 6 जो है वो परफेक्ट टेंसेस है। तो सिंपल जो टेंसेस है अंग्रेजी में वो एक खास इवेंट, एक खास मोमेंट की बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंपल टेंसेस जितने भी हो 6 के 6 है, यानी एक खास इवेंट, एक खास लम्हा, एक खास मोमेंट उसके लिए होते हैं। अगर हम उसकी बात करें, ये सिंपल हो गया, ठीक। अगर हम परफेक्ट टेंसेस की बात करें तो परफेक्ट टेंसेस कभी भी है ना ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। जब हम ड्यूरेशन करते हैं तो उसका एक स्टार्ट होता है, राइट, उसका एक एंड होता है ना। मतलब किसी भी ड्यूरेशन में एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में याद रखना है टेंसेस के बारे में। जब भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक खास मोमेंट, एक खास लम्हा, एक खास इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। उसका मतलब यह है कि उसकी एक बिगिनिंग है और एक एंडिंग है। ठीक, यस। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब सिंपल प्रेजेंट है, देखिए, राइट। आई ईट एप्पल, राइट, आई ईट एप्पल, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ना जब हम आई ईट एप्पल कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है? हम जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई है ना, तो एक जनरल ट्रूथ जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं या यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो सिंपल प्रेजेंट का जो इस्तेमाल है, जिसको इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं, तो वो जनरल ट्रूथ के बारे में, यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में या साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में ना, या हमारी कोई आदत हो तो उसके बारे में, ऐसे काम जो हम रेगुलरली करते हैं जिसको हम हैबिट भी कहते हैं। इन सब चीज़ों के बयान के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन एक छोटी चीज आपको समझने वाली ये है कि अक्सर है ना सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो रिलेशन है उसमें गड़बड़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। यहाँ पर आप एक देखेंगे कि आई ईट एप्पल है, ये तो V1 है, लेकिन शी ईट एप्पल नहीं होगा ये, राइट। क्यों नहीं होगा? ईट्स होगा। हाँ, ईट्स होगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटी चीज आप याद रख लीजिए, सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट, राइट, और नाउन का सिंगुलर फॉर्म हो
मिसाल तौर पर अब फसी है, राइट, इस नाउन का सिंगुलर फॉर्म है, तो फसी टीच नहीं आएगा, क्या आएगा, टीचर्स आएगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसा जब भी हेडिंग आए ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर, तो यहाँ आपको जो ना वर्ब जो रहेगा वो वर्ब के साथ एस और ईएस वाला फॉर्म आएगा। ये आपको याद रखना है बस, होते ही ये 4 हेडिंग आप याद रखिए। सब्जेक्ट में सर he, she, इसमें लाइक और डिसलाइक भी आता नहीं, सब समझा नहीं मैं आपका सवाल। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाइक एंड डिसलाइक्स भी आता हाँ, ना? तो जो भी, हाँ जी हाँ, जो ठीक। चीज आप है ना आपके क्या बोलेंगे हैबिट का हिस्सा है, आपके उसका हिस्सा है, वो सब आ जाएगा, ठीक। प्रोग्रामिंग भी। बोले तो सर जी इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट मींस हाँ, मुताल्लिक सादा। इनडेफिनाइट बोले तो आप उसका टाइम का मुतय्यन नहीं कर रहे, उसका कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, इसलिए उसको इनडेफिनाइट कहते हैं। टाइम का तायुन नहीं कर रहे उसमें, आप ये नहीं बोल रहे कि कब स्टार्ट हुआ कब हुआ, आप बोल रहे कि हुआ बस या होता है। जिसमें वक्त का तयन किया जा रहा है वो डेफिनेट perfect टेंसेस है, tense है। जिसको हम जो जनरली है ना परफेक्ट टेंसेस है इंग्लिश में, जी। ठीक। ओके चलिए, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में इसी वजह से 2 फार्मूले बन रहे हैं। ये इस टाइप की जब हेडिंग आएगी तो अपने को क्या रहेगा, V1 प्लस एस और ES प्लस O रहेगा, अदरवाइज ये वाला फार्मूला है। क्लियर? चलिए, तो मैं और आगे चलता हूँ, हमें बहुत चीजें कवर करनी है। ओके, अब सेकंड वाला देख लीजिए। सब्जेक्ट में तो आप कुछ भी ले लीजिए, राइट, बी और V2 ले लीजिए प्लस बी स्टडीड, राइट, प्लस इंग्लिश, है ना। तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। अब ये जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं, सिंगल मोमेंट की बात कर रहे हैं, सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं, जब भी हम है ना सिंपल टेंसेस की बात कर रहे हैं। और एक और चीज है, ऐसी आदत, ऐसे काम जो आप है ना माजी में एक अरसे तक करते रहे, राइट, एक अरसे तक करते रहे आप, या आपकी माजी की कोई हैबिट है, उन चीजों के बयान के लिए भी यही टेंस इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहीं कभी कभी इस्तेमाल कहते हैं ना, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये इस्तेमाल करते हैं ना यूज्ड टू बोल के, सॉरी, हाँ, तो ये यूज्ड टू प्ले जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको ऐसा नहीं करके आप है ना आई प्लेड अगर क्रिकेट कहेंगे तब भी वो सेंस आ जाएगा सेम इंग्लिश में, ठीक है। इसलिए आप अक्सर नॉवेलें पढ़ेंगे, तो नॉवेल पढ़ेंगे या स्टोरीज वगैरह पढ़ेंगे तो आपको है ना माजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा वो कहानी में, लेकिन वो यूज्ड टू बोल के इस्तेमाल नहीं करेगा अगर आप अंग्रेजी की पढ़ेंगे, है ना। Yes. ये यूज्ड टू हम लोग जो उर्दू से बैकग्राउंड से आते हैं या तेलुगु के बैकग्राउंड से आते हैं, वो से लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि आप खाली प्लेड अगर लिख देंगे तब भी वो सेंस बनता है, ठीक। चलिए, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल पास्ट तो सिंपल था आपको समझने के लिए। अच्छा, और जो मैं बता रहा था कि आपको हम जो अक्सर बात करते हैं उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो माजी से मुताल्लिक होता है। तो अगर आप ये एक टेंस बराबर कर लेंगे ना, सिंपल पास्ट टेंस, तो आपकी 40 से 50% अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। कितनी? 40 से 50, राइट। आप एक इवेंट पर्टिकुलर काम जो आप किए हैं माजी में उसको बयान करने के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी चीज जो आप करते रहे हैं, राइट, उस चीज को बयान करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक टेंस अगर आपका दुरुस्त हो जाएगा तो आपकी 40 से 50% अंग्रेजी ठीक हो जाएगी माजी से रिलेटेड, ठीक। चलिए, और अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर ये सिंपल प्रेजेंट की तरह ही है, सिर्फ इतना है कि आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज आप फ्यूचर में कर रहे हैं। जो चीज प्रेजेंट में कर रहे थे ना, आई फॉर एग्जांपल आई ईट एप्पल, जो आप यहाँ कहे थे कि आप इसी को आप खाली अगर आई विल ईट कर देंगे तो उसका मतलब है कि ये सेम काम
कहाँ होगा? फ्यूचर। फ्यूचर में होगा। तो ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आसान सी चीज है। आपको बोर तो नहीं हो रहा है ना? नो। चलिए, अब इसी में प्रोग्रेसिव है। अब हमने लिया था एक, इस इवेंट पे एक पर्टिकुलर इवेंट लिया था, पर्टिकुलर मोमेंट लिया था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यही चीज को आप अगर खाली कंटिन्यूएशन में बोल देंगे तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे मिसाल तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? आई एम ईटिंग एप्पल, राइट? काम एक ही है, लेकिन उसकी आप वो बता रहे हैं, कंटिन्यूटी बता रहे हैं कि जब आप बात कर रहे हैं तो उसकी कंटिन्यूटी बता रहे हैं। तो वो कैसे आ रहा है? दो चीजों से आ रहा है। वो जो कंटिन्यूअसनेस जो आ रहा है ना, वो बीई और आईएनजी की वजह से आ रहा है। तो ये बीई जो है, अगर प्रेजेंट का है तो एम, इज, आर आ सकता है, राइट? बीई जो प्रेजेंट में रहेगा उसमें क्या आएगा? एम, इज और आर रहेगा। वही अगर वो पास वाला रहेगा तो देखिए, दोनों फार्मूला दोनों में सेम है। देखिए, आप एक नोट कीजिए, दोनों में फार्मूला सेम है, लेकिन अगर वही पास का रहेगा तो वाज और वर आएगा, राइट? और फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में विल आपको मालूम है, इंग्लिश में विल इंडिकेट करता है फ्यूचर, और बी में ये बी एज इट इज रहेगा, ठीक है? तो अब इसी चीज को अगर अपन फ्यूचर में एग्जांपल लिख रहे हैं तो इसमें विल भी और शैल भी आएगा ना? ईटिंग या शैल भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो चुका है इस्तेमाल शैल का। ओके, आई विल बी ईटिंग एप्पल, राइट? काम सेम है, कंटिन्यूअस बनाने के लिए इज आर, एम, इज, आर है प्रेजेंट में, पास्ट में वाज, वर है, और फ्यूचर में विल बी है। फार्मूला भी तीनों का सेम ही है, इसमें सिर्फ विल का एडिशन। फ्यूचर में? जी हाँ, फ्यूचर में सिर्फ विल का एडिशन है, बाकी फार्मूला तीनों का भी प्रोग्रेसिव टेंस का सेम है, ठीक? चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। अब परफेक्ट में आ जाएंगे, राइट? परफेक्ट जैसे मैंने बताया, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट ए ड्यूरेशन, यानी जिसकी एक स्टार्टिंग है और जिसकी एक एंडिंग है। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो ये आप यहाँ खड़े हुए हैं प्रेजेंट में, राइट? और यहाँ से आप कोई चीज बोल रहे हैं परफेक्ट टेंस में, तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई हैव टॉट इंग्लिश। क्या कहा मैंने? आई हैव taught English. इंग्लिश। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर हम उर्दू में इसको समझना चाहें, इसका सेंस समझना चाहें, तो क्या मतलब हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि ऐसी एक्टिविटी जो माजी में शुरू हुई, ऐसी एक्टिविटी जो माजी में शुरू हुई और हाल पे आते आते खत्म हुई, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी स्टार्ट है और इसकी खत्म है, एंड है। तो ये ड्यूरेशन हुआ नहीं हुआ? यस। हाँ, तो हम परफेक्ट टेंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट खासतौर पे, वो ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी शुरुआत तो माजी में हुई, लेकिन वो या तो खत्म हुआ हाल में आके, या हाल से आगे भी जाएगा, राइट? दो तरह के पॉसिबिलिटी है इसमें। एक, या तो वो हाल में आते आते खत्म हुआ, या खत्म हो गया है, या थोड़ा आगे भी जा सकता है। तो ये हो गया सिंपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पर हैज कब आएगा और हैव कब आएगा, तो उसको समझने के लिए हम लोग लास्ट टाइम समझे थे कि ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर जहां रहेगा वहां पर हैज होगा, और आई, यू, वी, दे जो भी रहेगा वहां पर प्लूरल दे आएगा, ठीक? चलिए, बहुत अच्छे। अब जी, can you please show me the previous slide once? चलिए, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया ना क्लियर? Thank you, sir. चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाले एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एज पर स्ट्रक्चर हैड।
इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, हैड। सो अच्छा, एक और चीज आपको नोटिस करने की है, यहाँ पर परफेक्ट में कभी भी है ना V3 इस्तेमाल हो रहा है, राइट। इज टॉट, टॉट, टॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन है, राइट। तो वैसे थर्ड फॉर्म जो हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं परफेक्ट में, ये आपको याद रखना, ये तीनों में हम लोग है ना V3 फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब पास्ट परफेक्ट की बात है, तो पास्ट परफेक्ट में एक मतलब ये है कि आई हैड टॉट इंग्लिश, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस काम से पहले है ना, ये जो काम किया मैंने, आई हैड टॉट इंग्लिश, ये किसी एक और काम से पहले हो गया है। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। जनरली आपने वो एग्जांपल सुना होगा ना, When, before, after, ऐसा। हाँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो अब आप यहाँ खड़े के देख रहे हैं, आप राइट, यहाँ से आप देख रहे हैं खड़े के, है ना। आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप एक काम ये हुआ और एक काम ये हुआ, राइट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, राइट। अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बज रहे हैं आपके 9, और आप पहुंचे स्टेशन पे 8 बजे, राइट, और गाड़ी निकल गई 7 बजे, है ना। तो रिवर्स में तो ऐसे जाएंगे ना, हाँ। टाइम 8, 9, 7, राइट। तो आप यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए भैया, जब तक मैं यहाँ पहुंचता उससे पहले गाड़ी निकल गई। तो पास्ट परफेक्ट जो है उसका इस्तेमाल ये हैड के साथ होगा, और ये V2, हैड प्लस V3 यहाँ होगा, और यहाँ पे क्या होगा V2, क्योंकि दो भी पास्ट है। अब आप देखिए, आई हैड टॉट English, right, before math began. I had taught English, math began. तो ये had प्लस V3 है, और उसके बाद यहाँ जो है V2, है ना। ये आपको मैं समझा दिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है कि आई हैड टॉट इंग्लिश, कोई सिर्फ इतना कहता है कि आई हैड टॉट इंग्लिश, उसका मतलब ये है कि वो किसी और इवेंट से पहले हुआ है। इंप्लाइड मीनिंग बना दो। चलिए, तो आपको क्लियर है? शैल आई मूव? हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट वाला जो बचा हुआ है ये है आई विल हैव ईटन। ओके, सो अगर आप ये एग्जांपल लेते हैं, आई विल हैव ईटन एप्पल, ये आई है, सॉरी, ये विल जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और हैव जो है वो परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, प्लस V3 के साथ। तो फ्यूचर में अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो यही है, और इसका यूसेज जो है वो सिंपल से अलग है। मिसाल के तौर पर आई विल ईट एप्पल और आई विल हैव ईटन एप्पल में फर्क ये है, या फ्यूचर में अगर सिंगल पर्टिकुलर एक इसके लिए बात कर रहे हैं तो वो आई विल ईट एप्पल वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन की तरह उसको कंसिडर कर रहे हैं तो वो ये होगा। और बाकी जो
ये जो कंटिन्यूएंस है, जैसा मैंने आपको बताया है, आप अगर ड्यूरेशन लेके चल भी रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंटिन्यूटी नहीं बता रहे थे। मिसाल तौर पर वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, राइट, या फ्यूचर परफेक्ट हो, लेकिन इसी इसको अगर आप ऐसा बताना चाहें कंटिन्यूएशन, तो कौन सा टेंस होगा? ये ऑल 3 इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्टिविटी तो वही है, राइट, जिसमें ड्यूरेशन है, लेकिन उस ड्यूरेशन को आप कंटिन्यूएशन में बताना चाह रहे हैं कि वो हो रहा था, उसके लिए आप ये टेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। कुछ ना कुछ तो आपके डाउट्स इससे क्लियर हुए हैं। जी सर। ओके, तो अब हम लोग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। तो जनरल जितने भी हमने अभी भी टेंसेस देखे हैं पूरे वो क्या है? पॉजिटिव है। ऑल टेंसेस क्या है जितने भी अब तक हम रेफर किए हैं वो क्या है? पॉजिटिव है। ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी एग्जांपल्स अब तक हम देखे हैं वो सब पॉजिटिव है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आई ईट एप्पल है, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इस स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे। इसी को अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो वो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट एप्पल। और इसी को अगर आप सवाल बनाना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा डू आई ईट एप्पल। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल, क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन। तो अब एक दो छोटी चीजें इसमें अपने को ध्यान देने की है। पहली चीज ये है कि ये डू कहां से आ गया, राइट। नेगेटिव है तो ठीक है, नॉट आप लगाए हैं, ओके, अंडरस्टूड, मगर ये डू कहां से आ गया? और यहां पर भी डू कहां से आ गया? तो इंग्लिश में क्या होता है, जब अगर आपका वर्ब प्लेन हो, जैसे V1 हो, राइट, प्लस एस और ES ना, नहीं, जस्ट अगर V1 हो तो उसमें हिडन डू होता है। और अगर वो V2 हो तो उसमें हिडन डिड होता है। और अगर वो V1 प्लस एस और ES हो तो उसमें डज होता है। ये आपको एक छोटी चीज याद रख लेनी है। तो अब अगर यहाँ पे आई ईट एप्पल है तो ये ईट चूंकि V1 है तो उसमें डू हिडन है, ये आपको मान के चलना है। तो वो डू हिडन है ना, उसको हम नेगेटिव में बाहर ला रहे हैं और इंटरोगेटिव में भी बाहर ला रहे हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे आप, आई ईट एप्पल, तो ये डू को हम बाहर लाए और डू यहाँ बोल रहे हैं कि आई डू नॉट, चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट के साथ। और V1 एज इट इज रहेगा और ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज रहेगा, तो सब्जेक्ट भी आपका एज इट इज रहेगा। तो चेंज क्या हो रहा है? खाली इतना पार्ट हो रहा है, डू नॉट, इतना ही हो रहा है ना। देखिए बाकी चीज आप एज इट इज रख रहे हैं। ऊपर के सेंटेंस में जो है ये इतना पार्ट एज इट इज रख रहे हैं, खाली बीच में डू नॉट इंटर कर दिए, वो नेगेटिव बन गया। वैसे ही इंटरोगेटिव में क्या कर रहे हैं आप? पूरी चीज एज इट इज है, खाली इसमें का डू निकाल के बाहर रख रहे हैं, बाकी पूरा एज इट इज है। देखिए, है ना। तो किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आपको चेंज करना है तो उसमें पहले ये देखना है कि वो V1 है या V1 प्लस एस और ES है। अगर वो V1 है तो उसका डू बाहर निकालेंगे, निकाल के डू नॉट करके उसको नेगेटिव बनाएंगे और डू को बाहर रख के क्या करेंगे? क्वेश्चन बना देंगे उसको। सिमिलरली अब शी रोट, ये तो हो गया, राइट। अब आप ये देखिए सेकंड वाला, शी रोट ए लेटर। हम लोग ये बनाने में हम लोग है ना पॉजिटिव से नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने में वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ये आपको याद रखने की चीज है। सेकंड वाले में देखिए, अब शी रोट ए लेटर, ये सिंपल पास्ट है,
और ये सिंपल पास्ट में देखिए आप, क्योंकि ये V2 है तो मैंने कहा है आपसे कि जहां पर V2 रहेगा वहां पे क्या रहेगा, डिड छुपा हुआ रहेगा। अब सेकंड वाले में भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये पार्ट जो है सब्जेक्ट एज इट इज है, डिड नॉट लगाए डू नॉट के बजाय, क्योंकि ये पास्ट में है। लेकिन यहां पर अब ये जो V2 था ये क्या हो गया, V1 हो गया। और अक्सर लोग गलती करते हैं और अक्सर ये चीज एग्जाम में पूछता है, डिड दे देने के बाद अगर आपको वर्ब आ रहा है तो वो क्या रहना है, ऑलवेज V1 रहना है। ये आप याद रखिए। शी डिड नॉट राइट ए लेटर, राइट, डिड आ गया तो आपका वर्ब कभी भी V1 ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। अब यहां पर भी देखिए, डिड शी राइट ए लेटर, तो हम लोग जो चेंज किए उसमें का रोट में का डिड बाहर निकाल लेके इसको राइट अलग छोड़ दिए और ये राइट को एज इट इज राइट की तरह इस्तेमाल करना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ ना सर? हाँ, वर्ब तो इसमें से हम डिड निकाल लिए ना। ओके ओके। इसमें जब हम आपको यहाँ पे तो याद रख लीजिए कि हम चूंकि डिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब जो रहेगा वो सिर्फ V1 रहेगा। डिड के साथ कॉम्बिनेशन में ओनली वर्ब V1 आएगा, ये आपको याद रख लेना है, बस सिंपल सिंपल। ठीक, ये यहीं पे नहीं और दूसरी बहुत जगह भी इस्तेमाल हो सकता है ऐसा। ओके, मिसाल के तौर पर आई डिड अपीयर इन एग्जाम, राइट, ये एक तरीका है बोलने का। जहाँ पे आप डिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वर्ब क्या हो गया, अपीयर क्या है, V1 है। इसके वजह आप सेम बात को कैसा कर सकते हैं, आई अपीयर्ड इन एग्जाम, है ना, तो ये V2 है। बात दो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली जब डिड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो V1 आएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर नेक्स्ट डिड क्या है तो? जी, हेल्पिंग वर्ब है ना, ये तो हम कल समझे थे ना। डिड, डू, डज, हैव, हैज, हैव, ये सब क्या है, मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब बोलिए आप, एक ही बात। ठीक, ओके। विल में भी ऐसे ही है। देखिए विल में हम क्या कर रहे हैं, कोई डिड, डू, डज कुछ बाहर नहीं ला रहे हैं, क्योंकि विल ऑलरेडी है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो वही हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके हम लोग नेगेटिव बना लिए और उसी उसको इस्तेमाल करके बाकी चीजें एज इट इज, है ना। सर इसका क्वेश्चन कैसा आएगा सर? कौन सा? ये सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट का पता, इस वाले एग्जांपल का। जी सर। नहीं, आपकी बात नहीं सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम सर, टेंसेस का क्वेश्चन कैसा आएगा पूछे से होगा। टेंसेस का क्वेश्चन कैसा आएगा बोल रहे हैं? जी, अब आपको स्ट्रक्चर में टेस्ट करेगा, स्ट्रक्चर में टेस्ट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आई थिंक सर ऑप्शंस देंगे ब्रैकेट में। जी हाँ, मिसाल के तौर पर हैड, राइट बोल के यहाँ पे आपको ए देगा ऑप्शन, ईट बी देगा, नॉट ईट सी दे सकता है, ईटन डी दे सकता है, एट, चूज अ करेक्ट बोलेगा। चूंकि हैड आया तो हैड के साथ कभी भी क्या आता है, V1 V3 आता है। यही तो याद रखनी चाहिए। ठीक, ऐसा पूछ सकता है। और सर सेंटेंस देके ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ सकता है ना सर, ऑप्शंस देके। हाँ, मिसाल तौर पर आपको ये आई ईट एप्पल दे देगा, दे के बोलेगा इसका नेगेटिव बनाओ, या इसका नेगेटिव दे देगा, बोलेगा इसका पॉजिटिव चेंज करो, नेगेटिव दे देगा बोलेगा इंटरोगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव दे देगा, दे के बोलेगा कि इसका पॉजिटिव बनाओ। तो आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हो रहा है ना, वो अगर आप याद रख लेंगे तो आप किसी में भी कोई भी एक फॉर्म देगा तो कोई और दूसरे फॉर्म आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक सर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी रहता क्या? जी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी रहता है सेंटेंस? हाँ, ये तीन है ना, देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में तो वो सवाल है और उसका स्टार्ट जो है कभी भी ऑक्सिलरी से हो रहा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है।
और नेगेटिव में क्या है, नॉट के साथ है कॉम्बिनेशन ऑक्सिलरी का। तो आपको नेगेटिव देके उसका पॉजिटिव बनाओ ये बोल सकता है, या कौन सा पॉजिटिव करेक्ट है वो चेक करो बोल सकता है, या इंटरोगेटिव देके उसका पॉजिटिव कौन सा है। ये तीनों में से कौन सा भी एक देके कौन सा भी एक करेक्ट कौन सा है चेक करो बोल सकता है। ठीक, चलिए तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे या और आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? कंटिन्यू करिए। बोलिए सर। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक आज ले लेते हैं। क्लॉजेस का एक बार समझाइए ना सर, क्लॉजेस। क्लॉजेस को मैं ऑलरेडी समझा दिया, अब फिर से हम उसको समझाने सर, के वो बाकी सब चीजें कवर नहीं होंगी। डिस्टरबेंस हो गया था मोबाइल में। आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए इसका। ठीक, ओके। सो हम लोग कहाँ थे, ये हो गया। हाँ, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये है, आप यहाँ खड़े के हैं और आप यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है, आप ए हैं और बी भी यहाँ पे खड़े के हैं और बी साहब कुछ बोल रहे हैं, राइट, है ना? Yes. ए साहब आप खड़े हुए हैं और बी साहब ने कुछ कहा आपसे। अब आप क्या कर रहे हैं, आगे जाके, यानी टाइम चूंकि रुकता नहीं है ना, टाइम चलते रहता है, तो ये चीज हुई और ये चीज होके कुछ टाइम हो गया, तो आप आगे निकल जाते हैं। ये जो हुआ था इंसिडेंट वो यहाँ रह जाता है ना, ये जो इंसिडेंट हुआ था वो यहाँ रहेगा और वक्त आगे निकल गया। अब यहाँ पे आप सी को मिले, आप मिले सी से और दोनों मिलके बात कर रहे हैं बी की, वो तो इंसिडेंट यहाँ हो गया ना। जब तक आप मिले और उससे बात करें, वो तो ये जो इंसिडेंट हुआ था वो पास्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? Yes. तो अब जो एक्चुअल हुआ था वो किसमें हुआ था? A और B. प्रेजेंट में हुआ था। आपके सामने जब हुआ था ना, वो जो प्रेजेंट था वो, Present. तो वो क्या हुआ था, ए के सामने बी ने बोला था आई ईट एप्पल। ठीक, अब इसको आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है मीन्स ये बात पुरानी हो चुकी है, किसी एक को और एक को बताना है, Third person. तो उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी आप बी की बात को सी को रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट ना? बी की बात को आप सी को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब सी में एक पर्सन हो सकता है, मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, उसका छोड़ दीजिए। अब इसी बात को अब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे बनेंगे इंग्लिश में? इसने तो कहा था आई ईट एप्पल, और आपको मालूम है कि किसने कहा था, है ना? वो सुमन था जिसने कहा था आपसे, आपके सामने कहा था या आपसे कहा था। ठीक, तो आप जाके है ना राजू को सुना रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे राजू को? राजू आई ईट एप्पल बोलेंगे क्या? तो राजू क्या समझेगा? वो तो आप अपने बारे में कह रहे हैं, है ना? वही समझेंगे ना कि ये तो आप आपके बारे में बोल रहे हैं आई ईट एप्पल। अगर आप जाके डायरेक्ट बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? अरे सुमन ऐसा बोला था, सुमन ऐसा बोला था, राइट? हाँ, तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए इंग्लिश में। सुमन, आपको मालूम है किसने कहा था, ये आई कौन है आपको मालूम, आप आइडेंटिफाई कर लिए आई कौन है, सुमन। ये पहला काम, सबसे पहला काम यही है कि सब्जेक्ट में कौन है उसको आप आइडेंटिफाई करना पड़ता। किसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता? सी के लिए करना पड़ता। आपको तो मालूम रहता, लेकिन सी के लिए आपको आइडेंटिफाई करके बोलना पड़ता कि ये बी कौन था बोलने वाला। जी हाँ, तो सी के लिए आप सुमन को आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद क्या है, सेड दैट, कहा के, है ना, हम बोलते हैं ना उर्दू में भी, कहा के। सुमन ने कहा कि मैं एप्पल खाता हूँ, ये बोलेंगे, वो एप्पल खाता। ठीक, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन अगर अब हम देखेंगे तो क्या क्या हो रहा है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, देखिए आप, V1 से V2 हो रहा है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, पहला काम। दूसरा क्या हो रहा है, सेड दैट, कहा के, राइट? ये आप याद रखेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। थर्ड चीज क्या हो रही है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से
जेंडर के हिसाब से आप उसको है ना, हाँ, सब्जेक्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से आप उसको चेंज कर रहे हैं। क्योंकि वो आदमी है तो आप ही कर दिए, अगर वो लेडी होती तो शी कर देते, अगर कोई नॉन लिविंग बीइंग होती तो इट कर देते। ठीक, वो आपको याद रखना है। और चौथी चीज क्या हो रही है, देखिए आप, ये V1 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 V1 चेंजेस टू V2, V3 नहीं V2 ठीक। तो ये चार चीजें चेंज हो रही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर सेट दैट लगाए हैं, और वो उसका जेंडर क्या है उसके हिसाब से उसका प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद V1 चेंज होके V2 हो रहा है। तो 4 लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, सर हर एक में सेट दैट लगा देना। हाँ, हर एक में लगा। सर कई जगह पे टोल्ड भी आता है ना सर, सेट के बदले टोल्ड भी लिखते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है, टोल्ड और रिक्वेस्टेड, राइट, ऑर्डर्ड। तो ये जो एक्शन है ये उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बोलने वाला किस तरीके से बोला, आप वही कैफियत को लाएंगे ना रिपोर्टिंग में। इसमें कॉमर्स का भी इस्तेमाल होता है? नहीं है काम, ठीक है। वो कामा का कैसा होगा बोले तो, मिसाल के तौर पर सर खाली ये पास्ट में रहेंगे सर सेंटेंसेस, जी, पास्ट में रहते सर ये सेंटेंसेस खाली। हाँ, मैंने आपको पहले वही चीज समझाया कॉन्सेप्ट की क्यों ऐसा बनता है ये, राइट। ये अगर आप समझे हैं, ये मैंने जो समझाया डायग्राम, डायरेक्ट सेंटेंस पूरे पास्ट में रहते सर। नहीं, डायरेक्ट जो सेंटेंस है वो पास्ट में भी हो सकता, प्रेजेंट में भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। लेकिन इनडायरेक्ट में जो है वो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में आप बोल रहे हैं। तो आप जो बोलेंगे वो कैसे भी पास्ट ही में होगा। जी सर। रिपोर्टेड स्पीच इसलिए इसे कहते हैं, जो हो चुकी है उसको आप बयान कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में पास्ट में रहे। हाँ, तो एक और तरीका जो है वो है सुमन सेड मामा आई ईट एप्पल। तो ये जो आई ईट है उसको आप डबल कोट में रख के सुमन सेड बोल के लगा सकते हैं। बोले वही बोल दे रहे, सेट लगा। हाँ, तो ये एक तरीका है, लेकिन आपको जनरली ऐसा भी टेस्ट करता, कभी कभी ऐसा भी टेस्ट कर सकता कि विद इन डबल ब्रैकेट देके, ये थोड़ा साफ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। सुमन सेड कामा, ये डबल कोट है, राइट, आई ईट एप्पल, ठीक, कोट एंड। उसकी स्पीच एज इट इज आप ले लिए। ये भी एक तरीका है, लेकिन पॉपुलर तरीका जो है वो रिपोर्टिंग के लिए आपको पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में ऐसा भी दिया तो आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और किसी ने सही कहा है कि ये जिस अंदाज में कहा गया है ये सेंटेंस, उसके हिसाब से वो सेड हो सकता, टोल्ड हो सकता, रिक्वेस्टेड हो सकता, ऑर्डर्ड हो सकता, राइट। उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो सेंटेंस। आस्क भी इस्तेमाल करते हैं। आस्क भी हो सकता, इंक्वायर्ड भी हो सकता जी। तो वो आप समझते हैं, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है वो बता रहा था मैं, ठीक है। 4 लेवल पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, 1, ये 2 और 3 और 4। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले को देखेंगे, ये तो सिंपल प्रेजेंट था, राइट। सेकंड वाला क्या है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट का अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये जो बन रहा है सेड दैट के बाद, क्योंकि जेंडर हम आइडेंटिफाई कर लिए आयशा है, तो पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट, ये एक याद रख सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है ना ये, शी हैड प्लेड बैडमिंटन,
राइट, शी हैड प्लेड बैडमिंटन, ये पास्ट परफेक्ट है। और अगर थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे, ये क्या है, फ्यूचर है, राइट, और फ्यूचर टेंस क्या बन रहा है, सिंपल फ्यूचर बिकम्स, इसमें खाली वुड का इजाफा हुआ है, राइट, विल चेंजेस टू वुड, सिर्फ फर्क इसमें इतना छोड़ा देखिए, है ना, विल चेंजेस टू वुड। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। सो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट ये दोनों भी पास्ट परफेक्ट बन रहे हैं। हैव डिस्कवर्ड इज चेंजिंग टू सर वुड पास्ट फॉर्म है ना? हाँ, विल का पास्ट फॉर्म जो है वो वुड है, जैसा कैन का कुड है, शल का शुड है, राइट, मे का माइट है, वैसे ही विल का वुड फॉर्म। तो ये है कुछ, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको चार चीजों पे, हाँ आपको ये दे दूंगा, आप ये लिख ले रहे थे क्या? सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, Past perfect. और प्रेजेंट Simple future. प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स अगेन पास्ट परफेक्ट, सेम पास्ट परफेक्ट बनेगा। लेकिन ये सिंपल फ्यूचर में हमें चूंकि विल होता है तो विल इज बिकमिंग ओनली वुड, बाकी सब सेम है, Would. राइट। ये विल जो है, ये जो विल है यहाँ पर वुड हो गया, बाकी सब सेम है। Would होगा. Same. हाँ, तो हम लोग चार चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो असल याद रखना है, राइट। चार चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पहला ये है, दूसरा सेट दैट है, तीसरा सब्जेक्ट है, चौथा वर्ब है, ठीक। ये चार चीजों में छेड़छाड़ हो रही है, देख लें, ठीक। चलिए, तो आई थिंक हम लोग अच्छा खासा कवर कर दिए। थैंक्स टू समीर सर की वजह से हम लोग, है ना, 100 से ज्यादा लोगों का कंप्लीट कर पाए। और इंशाल्लाह इसी लिंक पे हम लोग कल भी, है ना, शेड्यूल करेंगे, या सर कुछ और लिंक देंगे, वो आपको उसका इत्तला दे दी जाएगी, ठीक। मैं चाह रहा था कि एक और टॉपिक, अच्छा डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, या भी अगर स्क्रीनशॉट रखना चाह रहे तो रख लीजिए। 3 बच्चा छे, 3 बच्चा दे फीस उन्होंने जति बोले नहीं देते बोल को बोला। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, अच्छा मिसाल तौर पर आई वांट बिरयानी नाउ, राइट। ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है, ये मैंने कहा है ना। जी. अगर आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? पहले तो आपको मालूम है आई कौन है, तो फसी है, राइट। फसी सेड दैट, ये आप कर लिए पहला, एक है, ये दो है, थर्ड वाला पार्ट क्या है? ही है, वांटेड, वांट नहीं, मैं क्या बोला था, बिरयानी, ये जो वर्ब है वो भी चेंज होगा, सिंपल पास्ट परफेक्ट बिरयानी, राइट। अब उसके बाद यहाँ एक और पार्ट बचा हुआ है, देखिए, नाउ, है ना। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये एडवर्ब है। नाउ जो है ये एडवर्ब है, ये वांट को मॉडिफाई कर रहा है ना, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब से ना चेंज होते हैं इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नाउ चेंज होके क्या होगा? देन। तो ऐसा कुछ एडवर्ब्स है जो चेंज होते हैं। जब टुडे जाके, है ना, दैट डे हो जाएगा, टुमारो जाके नेक्स्ट डे हो जाएगा, राइट। यस्टरडे जाके द डे बिफोर हो जाएगा, एगो जाके बिफोर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, आप जस्ट इसको एक बार एक नजर देख लीजिए, राइट, अच्छा रहेगा, ठीक। हम लोग आज का यहीं पे खत्म करते हैं। इनफैक्ट अगर अगर 2 मिनट रुकेंगे तो हम एक्टिव और पैसिव का भी खत्म कर देंगे। आर यू तो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक। सर श्योर, यू नो जी, तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बोथ।
जी हाँ, तो एक्टिवाइज जो है वो वैसे ही है जैसे पॉजिटिव हम सेंटेंस लिए थे, जैसा डायरेक्ट सेंटेंस लिए थे वही है। मिसाल के तौर पर आई वॉच न्यूज है, ये सिंपल क्या है, प्रेजेंट है ना। आई वॉच न्यूज जो है वो सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ V1 है, इससे आपको अंदाजा हो जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट है। अब इसका अब अगर आप पैसिव देखेंगे तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है ना, पहले वाले में। अब इसमें अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, ठीक है, नजर आपकी स्ट्रक्चर पे होनी चाहिए। यस तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, ओके, फिर इज वॉच्ड बाय मी, तो मी तो ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता चल गया, राइट। उससे पहले बाई है, राइट, प्लस और क्या है, ये इज वॉच्ड है, राइट, यानी इज जो है वो बी है, आपको अंदाजा है। और ये वी का कौन सा फॉर्म है, V2 सर। इनफैक्ट V3 है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ से ऐसा हो जा रहा है। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट में आ रहा है, और ये सब्जेक्ट जो है वो इधर जा रहा है, राइट। न्यूज यहाँ आ गया, आई इधर चला गया। आई अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो वो मी रहेगा, ये तो आप जानते ही हैं। और बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो ये 3 का हुआ है, BE V3 बाई। अगर आप किसी भी इसको है ना करना चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म, किसी भी सेंटेंस को है ना आप है ना एक्टिव से पैसिव करना चाह रहे हैं, तो आपको कहाँ से शुरू करना है, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उसी मेथड से आप कीजिए। ओके अब आपको ये दे दिया गया आई वॉच न्यूज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूज लिख लेना है, न्यूज फर्स्ट ये करना है, राइट। सेकंड आपको मी कर लेना है लास्ट में। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये पहला काम हम करें। हो गया, कर दिए ना। यस सर। तो सेकंड क्या करना है, पहले बाई लगा देना, मी से पहले, बाई बिफोर ओ, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हो गया। थर्ड क्या करना है, आपको उसका टेंस देखना है। ये V1 है ना, V1 है जी सर। हाँ, यस V1 है, और V1 के सामने जो सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर हमने न्यूज कर लिया है ना, तो न्यूज सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये न्यूज सिंगुलर है बेसिकली, राइट। तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा, राइट। यस अगर प्लूरल होता तो आर आएगा, राइट। तो हम लगा लिए यहाँ पे इज। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी वर्ब दिया गया है उसका थर्ड फॉर्म कर लेना है। वर्ब का वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो V3 फॉर्म क्या है, सर ये बाय बिफोर ये एक बार बोलिए सेकंड वन। एक सेकंड बोलता हूँ, ठीक है। तो पहला काम आप जो कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो दिया गया एग्जांपल उसमें से। हाँ यस सर। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं आप, बाई लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट से पहले। और तीसरा काम क्या कर रहे हैं आप, न्यूज के बाद ये वर्ब को देखकर, ओरिजिनल वर्ब जो है उसको देखकर उसके हिसाब से, राइट, टेंस इज वाज जो भी है वो देखिए। अब ये चूंकि ये वाज जो है वो V1 है, यानी प्रेजेंट का है, तो आपको यहाँ जो लगेगा इज और आर, दो में से कोई एक लगेगा। लेकिन चूंकि आपके सब्जेक्ट में न्यूज है जो सिंगुलर है, राइट, उसकी वजह से उसको इज लगेगा, लगेगा। हाँ। उसके बाद वाला जो वर्ब को डालना है आपको, उसका V3 का फॉर्म डालना है। तो ये 4 स्टेप में आपका
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक्टिव से पैसिव। तो न्यूज इज वॉच्ड बाय मी, राइट। अब हम लोग है ना वही फॉलो करके दूसरे एग्जांपल भी देखेंगे। शी स्पीक्स इंग्लिश, राइट। तो इंग्लिश पहले आ गया और शी को जाके हर कर दिया हम लोग। उसके बाद फिर बाई लगाए। उसके बाद चूंकि ये जो स्पीक्स है ये V1 है तो हम इज लगाएंगे, इंग्लिश सिंगुलर है उसकी वजह से। फिर स्पीक का थर्ड फॉर्म जो है स्पीक स्पोक स्पोकन, ये भी हो गया। सेम मेथड फॉलो करेंगे, फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे। द एग्जाम पहले आ जाएगा, रामू इधर, फिर बाई, फिर उसके बाद विल है तो विल एज इट इज लगा दिए हम, राइट। तो यहाँ पर हम बी जो लगा रहे थे इज वाज वर जो भी, वो इसलिए नहीं लगाएंगे कि हम इससे पहले भी देखे टेंसेस में कि विल के साथ जो कंटिन्यूअस में बी रहेगा वो बी ही रहेगा, तो विल बी आ गया बराबर। उसके बाद पास जो है, पास का जो थर्ड फॉर्म है पास पास पास, सो ये भी। फिर यहाँ पर अब लास्ट वाले एग्जांपल में देखिए, वी हैव डिस्कवर्ड ए न्यू बैक्टीरिया। तो ए न्यू बैक्टीरिया पूरा एक नाउन फ्रेज है, राइट। तो पूरे नाउन फ्रेज को हम एज ये पूरे ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ ला लिए। उसके बाद ये न्यू बैक्टीरिया जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर ना, राइट। ए लगा हुआ है यहाँ पर और बैक्टीरिया है उसकी वजह से सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे उसको हैव के बजाय हैज चेंज हो जाएगा, राइट। और उसके बाद डिस्कवर्ड जो है उसका, अच्छा इसमें ये भी आ रहा है, देखिए बीन आ रहा है। अच्छा परफेक्ट में जितना भी है हैज हो, हैव हो, हैड हो, अगर ये डायरेक्ट एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में क्या हो जाएंगे, वो प्लस बीन आ जाएगा उसके साथ, प्लस बीन, जो भी हो तो हैज, हाँ जो भी होगा उसके साथ बीन आएगा। तो बैक्टीरिया हैज बीन, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें भी V3 रहता है तो इसमें भी V3 रहेगा, ठीक। इस तरीके से आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्टिव और पैसिव से चेंज, ठीक। अगर से V1 रहा तो चेंज होगा V3 में, अगर V3 रहा तो वो सेम ही रहेगा V3 में। हाँ V3 साइड से बात है, उसके बाद कोई और चेंज है ही नहीं, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। सर ये न्यू बैक्टीरिया हैज बीन डिस्कवर्ड बाय अस आना सर, नहीं देम ही रहता। नहीं ये वी को अस में चेंज करना है सर। हाँ इसको हम लोग है ना एक्चुअली मैं जो अपने आप को एक्सक्लूड करके यहाँ पे इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे ना साइंटिस्ट बोल के, उसकी वजह से देम कर दिया। बेसिकली अगर आपको टेक्निकली एक सेकंड थोड़ा सा आपको मेरा देना, हाँ तो यहाँ साइंटिस्ट हम लोग लास्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पर साइंटिस्ट कंसिडर करके वो ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, तो मैं वही जहन में रख के इसको चर्चा कर दिया था। यहाँ पर भाई आज आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने बताया। यहाँ पर आपको वी दिया तो आज आना। सर वो टेबल दिखाइए ना एक बार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सर।